आप सभी को नमस्कार। चलिए, इंडियन पॉलिटी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के तहत लेक्चर नंबर 3 का शुभारंभ करते हैं। आज जिस लेक्चर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपसे कहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक और वीडियो हम बनाएंगे, बट इन्हीं आने वाले लेक्चर्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने वाले हैं वो इसी में कवर करते हुए चलेंगे। आपने अगर मेरे दोनों लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने पहले भी बात की है कि इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में हम मोस्टली लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हालांकि मेंस में आपको करंट अफेयर्स पैरेलली तैयार करते हुए चलना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आप में एक ग्लिम्स है जो पूरी तरह से ये बता देता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। एक पूरा ओवरव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं आपको दे देता है। डिटेल्ड में हम आने वाले लेक्चर्स में इसको और भी अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। दो चैप्टर्स जो कि लक्ष्मीकांत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक ऐसा चैप्टर है जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, प्लस उसमें समझाने लायक ऐसा एज सच कुछ है नहीं। तो वो डायरेक्ट की चीज़ें हैं, आप डायरेक्ट उसको पढ़ लेंगे, आपको उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी कोई खास समझने लायक कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या समस्याएं आई, कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, क्या हुआ, कब लागू हुआ, ये सारी चीज़ें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। एक्चुअली में एक हल्का सा ग्लिम्स ले लेते हैं। 1934 में एक्चुअली में एम.एन. रॉय, जो कि इंडिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उसके पायनियर कहे जाते हैं, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब एक ऐसी असेंबली बनाई जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे, ठीक है। उस समय ब्रिटिश राज था, मोस्टली इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में या तो ब्रिटिश इंडिया था या तो जो भी बचे हुए हिस्से हैं वो प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब है आपके वो राज्य जिसमें कोई ना कोई राजा या प्रिंस होता है, ठीक है। 1935 के समय में क्या हुआ, आईएनसी ने भी इस मुद्दे पे चर्चा की और उन्होंने भी बोला कि एक्चुअली में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। 1938 आते आते, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, ठीक है, और विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस होगा, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश राज का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ठीक है, वो थ्रू वोटिंग यानी कि इलेक्शन के थ्रू बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद शुरुआत में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको मानने को तैयार नहीं थी। होते होते 1940 में, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया फाइनली। 42 में फिर स्टैफर्ड क्रिप्स आए, ठीक है, जो कि कैबिनेट के मेंबर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है। उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल दिया, फिर उसमें मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, तमाशा हुआ, ये वो ऐसा वैसा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान आया। ऐसा होते होते 1946 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना चालू किया। 1947 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस करने पड़े, ठीक है। टेम्परेरी पार्लियामेंट के रूप में भी वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी। ऐसा होते होते 26 नवंबर 1949 को फाइनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरह से तैयार था, उसके ऊपर सारे सिग्नेचर हो गए
और 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। उसी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी का डेट इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इंडिया ने मतलब आईएनसी ने पहली बार इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था और उसको इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे 26 जनवरी 1930 से। हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे और फिर वो इंडिपेंडेंस डे शिफ्ट हुआ 15 अगस्त 1947 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ एक्चुअली में। तो यही सारी चीज़ें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स आए, मुस्लिम लीग की तरफ से कितने आए। शुरुआत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो प्रिंसली स्टेट ने अपने आप को किनारे कर लिया था, फिर कैसे 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 फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या अदर, ठीक है, कुछ कुछ और फंक्शंस उन्होंने परफॉर्म किए, वो सारी चीज़ें भी दी गई हैं। ठीक है, जैसे अदर फंक्शन में उन्होंने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था आई थिंक जुलाई 1947 में। ठीक है, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था। ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। इसको अच्छे से आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे। प्रीलिम्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, खासकर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उसमें से बहुत सारे प्रोविज़न आपका जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिया गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बात कर ली है। तो अगर आपको जो लोग इस लेक्चर से वीडियो को देखना शुरुआत जिन्होंने की है वो पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं और देखने के बाद एक बेसिक नॉलेज ले सकते हैं कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी देश को गवर्न करने के लिए ये सेट ऑफ रूल्स एंड प्रेसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, और जिसके तहत एक कंट्री जो है वो गवर्न की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले सैलिएंट फीचर्स जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, अमेंडमेंट किसे कहते हैं? अमेंडमेंट को हिंदी में कहा जाता है संशोधन। ठीक है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है समझिएगा। देखिए, अमेंडमेंट का मतलब होता है इन जनरल टर्म्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन किसी भी तरह से हो सकता है। मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस जो है वो अमेंडमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस किस तरह से हो सकते हैं? मान लीजिए किसी चीज़ को ऐड किया गया, ठीक है, या किसी चीज़ को रिमूव किया गया या फर्दर कुछ भी मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अमेंडमेंट कहलाएंगी। ऐड करना, रिमूव करना या कोई छोटा मोटा चेंजेस करना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल उसको डायरेक्टली कंट्रोल करेगा सेंटर। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, उसका पावर फंक्शन वगैरह डिस्क्राइब है। अब मान लीजिए उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, चेंज कर दिया गया कैसे कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के।
या चीफ मिनिस्टर के अंदर डायरेक्ट काम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो पहले कुछ और लिखा हुआ था कि वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेंट्रल होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा, लेकिन अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया कि अब वो स्टेट चीफ मिनिस्टर के अंडर में काम करेगा, उनको रिपोर्ट करेगा। तो ये आपने क्या किया कि जो पुराना प्रोविज़न था उसको रिमूव कर दिया और उसको रिमूव करके कोई और प्रोविज़न ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है अमेंडमेंट, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के इस टाइप के चेंजेस जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करेंगे उसको कहा जाता है अमेंडमेंट, संशोधन, संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट अगर याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, इट इज़ द सेंट्रल लेजिस्लेचर और उसी के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। अब ये जो अमेंडमेंट है, ठीक है, ये दो तरीके से होता है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, एक बेसिक, ताकि इस लेक्चर में कहीं कहीं ये पॉइंट्स आएंगे तो आपको समझ में आए। ये जो अमेंडमेंट है ये दो तरीके से होता है, एक होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी और दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी। देखो कुछ प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किए जा सकते हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से उसमें क्या किया जा सकता है, कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से ही क्या किए जाते हैं, अमेंड किए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है मेजॉरिटी, बहुत सिंपल शब्दों में समझो। ये मान लो फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर दो सेक्शन है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, ठीक है। मान लो लेट से 100 मेंबर इसके अंदर है और लेट से 100 मेंबर इसके अंदर है। तो मेजॉरिटी का मतलब है कि इनका 50+1%, ठीक है। इसमें भी मेजॉरिटी का मतलब है 50%+1 कह लीजिए, या एक्चुअली में ये 50%+1, यानी कि मान लीजिए लोकसभा के अंदर 100 सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर 100 सीटें हैं और ये दोनों जो है पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। तो अमेंड कैसे कर सकता है, मेजॉरिटी के थ्रू कर सकता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी यानी कि बहुमत, ठीक है। तो बहुमत, मत यानी वोट, ठीक है, बहु यानी मेजर सेक्शन ऑफ वोट्स किसको मिले। तो ये एक्चुअली में होता है, मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 सीटें में का 50%+1 सीट को मेजॉरिटी मान ली जाती है, 50%+1 या इससे ज़्यादा, ठीक है। मिनिमम 50%+1 या इससे ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 50% इसका हो गया 50+1, यानी कि टोटल 51 सीट्स। तो अगर मान लीजिए 100 में से कोई प्रपोजल है तो वो मान लीजिए लोकसभा के सामने रखा गया और राज्यसभा के सामने रखा गया, तो मान लीजिए मिनिमम 100 प्लस मतलब 50% ऑफ 100+1, यानी कि मिनिमम 51 लोग उस प्रपोजल के फेवर में होंगे तो वो प्रपोजल आगे बढ़ेगा। और सिमिलरली राज्यसभा में भी वही है कि 50% ऑफ 100 इज 50 और +1 सीट दैट इज 51। तो वहाँ पे भी 51 लोग जो हैं उसके फेवर में रहेंगे तो वो प्रपोजल आगे बढ़ेगा। मिनिमम, मैक्सिमम तो 75-80 कुछ भी चले जाएं, तो मिनिमम इतने लोग होने चाहिए। और अगर 51 लोग उसके फेवर में नहीं होंगे तो वो प्रपोजल वहीं ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज, अच्छा ये है सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में कुछ और चीज़ें होती हैं, आने वाले लेक्चर्स में आपको आराम से समझ में आ जाएगा।
अभी बेसिक में ये समझिए, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट कर सकता है, और पार्लियामेंट के अंदर, अच्छा हालांकि इसमें और भी बहुत सारे क्लॉज हैं, ठीक है, पार्लियामेंट विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड ऑल दैट, वो आगे के लेक्चर्स की बात है, सब चीज़ें अभी यहाँ नहीं, आगे भी देखते हुए चलेंगे। अभी बस इतना समझिए कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कर सकता है, और पार्लियामेंट के दो सेक्शन है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, तो उनकी मेजॉरिटी से ही अगर कोई चीज़ पास होगी फिर वो अमेंडमेंट कहलाएगी। हालांकि इसमें भी फर्दर प्रोसेस है, लोकसभा से पास हो, राज्यसभा से पास हो, फिर प्रेसिडेंट के पास जाए, प्रेसिडेंट से भी पास होनी ज़रूरी है, तब जाके कहीं ना कहीं वो फिर वो एक अमेंडमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर कोई, मान लीजिए कि हमने बात किया था कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन यानी कि लॉ मेकिंग का भी काम करते हैं। तो लॉ मेकिंग का भी काम कैसे ही होता है, देखिए, वो प्रपोजल आइदर लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। मान लीजिए अगर लोकसभा में रखा गया तो यहाँ से पास होके ये राज्यसभा में जाएगा, और पास कैसे होगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए सिंपल मेजॉरिटी वाला क्लॉज ही समझ लीजिए कि 50% प्लस 1 सीट इसको चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये प्रपोजल राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा से पास होके ये कहाँ जाएगा, लोकसभा जाएगा, ठीक है। लोकसभा वो भी सिंपल वही है, ठीक है, 50% प्लस 1। अब यहाँ से पास होने के बाद ये जब दूसरे हाउस में चला गया तो दूसरे हाउस से भी यहाँ पे इसको मेजॉरिटी लेनी होगी, तो यहाँ पे भी इनको अब उस हाउस में, पर्टिकुलर हाउस में 50% प्लस 1 जैसे ही फेवर में लेके आए, तो अब यहाँ से ये क्या है, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। सिमिलरली इस वाले क्लॉज में भी राज्यसभा में अगर रखा गया है तो यहाँ से लोकसभा गया, यहाँ पे भी इसको मेजॉरिटी चाहिए 50% प्लस 1, फिर यहाँ से पास होके एक इसके पास चला गया, प्रेसिडेंट के पास चला गया, और प्रेसिडेंट ने फिर वहाँ से इस पे क्या किया, अपनी इसको रेटिफिकेशन दे दिया, यानी कि अपनी हामी भर दी, साइन कर दिया, तो फिर यहाँ से ये जो लॉ होता है ये इनेक्ट हो जाता है, ठीक है, लागू हो जाता है। ये जब रखा जाता है तो उसको कहा जाता है बिल, ठीक है। इसीलिए आपने न्यूज़ में हमेशा सुना होगा संसद के अंदर ये बिल रखा गया, पार्लियामेंट के अंदर, और जब ये पास हो जाता है यानी कि राष्ट्रपति का साइन हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो ये बन जाता है एक्ट, ठीक है। ये भी कुछ बेसिक बात है, बहुत डिटेल में इसमें जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिकली आप समझ लीजिए। तो फिर हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं, जो है एक्चुअली में सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक समझा कि अमेंडमेंट क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत आराम से। तो चलिए सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। हालांकि देखो हर चीज़ के कई लोग पक्ष में होते हैं, कई लोग विपक्ष में होते हैं, कई लोग उसका फेवर करते हैं, कई लोग उस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, ऐसा हर जगह होता है, यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। एक्चुअली में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें क्या की गई थी, ठीक है, बोरो की गई थी दुनिया भर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। जो अच्छी बातें थी वो दुनिया भर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से क्या की गई थी, बोरो की गई थी, ठीक है। रैनसैकिंग कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर साहब ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, रैनसैक किया गया। तो अब हुआ ये था कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक्चुअली में कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि कॉपी कर लिया गया अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये वो, और हमारा ओरिजिनल कुछ है नहीं, ओरिजिनलिटी नहीं है। इंडिया
के माहौल के हिसाब से फिजिबल नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है। ऐसे कई सारे विरोध भी हुए थे। उसमें से एक मेजर जो अपोज था वो आरएसएस के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनके द्वारा भी था। इसीलिए आरएसएस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना ज़्यादा फेथ शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके फाउंडिंग मेंबर्स ही जो थे वो क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो उसको कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे। तो चलिए वो तो अलग बातें हैं, बट आपकी जानकारी के लिए ऐसे ही मैंने बता दिया। बट अगर मेजर पॉइंट्स पे डिस्कशन करें तो हम ये देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो फीचर है वो है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सबसे लंबा लिखित संविधान है पूरी दुनिया में। ठीक है, अच्छा ये तो चलिए ऐसी बातें हैं कि, बट मैं इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा। एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इस चीज़ को ऐड कर लिया जाए, इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा, लेंथीएस्ट। लेकिन क्या ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? आंसर इज नो। ठीक है, क्यों नहीं, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो उसके अंदर एक राज्य है, एक स्टेट है अलाबामा। उस स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो एक राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक देश का नहीं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग दुगना है वो। उसमें 3,10,000 समथिंग कुछ वर्ड्स हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1,45,000 वर्ड्स हैं। इंग्लिश वर्जन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हिंदी वर्जन की नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई अमेंडमेंट हो गया, तो अमेंडमेंट हो गया तो कोई चीज़ ऐड हो गई या कोई चीज़ हट गई, तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको एक फन फैक्ट मैं बताऊं तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब यूएसए जो देश है, जिसका एक राज्य है अलाबामा, ठीक है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन और अलाबामा के कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन कीजिए तो अलाबामा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से 44 टाइम्स बिगर है। मतलब बवाल देख रहे हो, जिस देश के राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से 44 गुना बड़ा है, सोचो। हाँ, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे सभी देशों के साथ कंपेयर करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है सबसे पहला सैलिएंट फीचर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर, अच्छा ये समझ लो पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक बेसिक आपको जानना जरूरी है
कि लिखित संविधान आखिर किस चीज़ को कहा जाता है। तो देखो, संविधान दो प्रकार के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फर्स्ट रिटन, और दूसरा अनरिटन। ठीक है, रिटन मतलब लिखित और आपका अनरिटन यानी कि अलिखित। So basically constitution is divided into two parts. First one is the can be classified into two parts. First one is the written constitution, second one is the unwritten constitution. ठीक है, इसी को दो और नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फर्स्ट वन इज द कोडिफाइड, रिटन वन इज ऑल्सो नोन एज कोडिफाइड एंड अनरिटन वन इज ऑल्सो नोन एज अनकोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब समझते हो, किसी भी चीज़ को कोडिफाई करना। ठीक है, तो कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड। तो ये होता क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए समझिएगा। ठीक है, इसमें सबसे